जय हिंद प्यारे बच्चों और दोस्तों, साथियों। आज है 13 मई और हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 12 मई का। और हमने देखा कि पिछले वीडियोस को आपने अब पसंद करना शुरू किया और उसे पढ़ना शुरू किया। अच्छी बात है, आप तैयार कर रहे हैं, मेरे साथ चलते चलिए। बहुत ही जल्द मैं इसको मेंस के पर्पज़ से टिप्पणी लिखवाना शुरू कर दूंगा। करंट अफेयर्स पे ही हम एक नया बिंदु लेकर आया करेंगे। वो दो तरह से करंट अफेयर्स आएगा। एक आएगा 10 मिनट का, जिसमें आपको ये डेली का करंट चलेगा, और एक आएगा 20 मिनट का, जिसमें हम लोग मेंस पर्पज़ से बिंदुओं को रेखांकित करेंगे और उन पर डिबेट किया करेंगे। जो लोग भी तैयारी कर रहे हों मेंस के लिए, या जिनके दिमाग में सिविल पल रहा है, उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा उस करंट अफेयर्स को देखना, और उनका नोट्स बनाना बहुत आसान होगा। जैसे जैसे स्ट्रक्चर हम ड्रा कराते जाएंगे, आप नोट्स बनाते चले जाएंगे। फिलहाल बिना लेट किए हुए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मतलब का घटित हुआ, जिससे हम प्रभावित हो सकते हैं और हमारी परीक्षा प्रभावित हो सकती है। चलिए, आज का पहला बिंदु है। पहले तो आप जवाब दें कल का, कि कल जो हमने प्रश्न पूछा था उसका जवाब क्या होगा। तो प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप किसने लॉन्च किया, तो हमने आपको अच्छे से बताया था। इस ऐप को लॉन्च किया है ममता सरकार ने, आप अच्छे से जानते हैं। सॉरी, उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिसने जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भारत में लाने के लिए योजना बनाई गई है। तो ये जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अब आप उत्तर प्रदेश को की पॉइंट बनाएंगे और उत्तर प्रदेश के बारे में सबको लिख कर दिखाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। पहला बिंदु आज का बहुत ही अच्छा पहला बिंदु है, हाल ही में किसने विप्रो कंपनी के एमडी एंड सीईओ पद से इस्तीफा दिया। तो भाई अबिदाली नीमच वाला ने अभी इस पद से इस्तीफा दिया है। वे तब तक इस पद पर बने रहेंगे जब तक किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाता। अब ये कहानी क्या, जरा सुनेगा। विप्रो की स्थापना हुई थी 1945 में, यानी कि विश्व युद्ध की समाप्ति के ही वर्ष शुरू हुआ था विप्रो के गठन। तो इसके जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। संस्थापक है अजीम प्रेम जी और चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी। अभी कई लोगों को तो ये नहीं पता कि विप्रो इंडिया की कंपनी है या कैलिफोर्निया की। अरे भाई, इंडिया की कंपनी, प्योर इंडियंस है, अपनाइए इसको। अगला, आप सबके लिए कमेंट बॉक्स में जवाब देना है ध्यान से। क्या कि भारत सरकार क्यों विदेशी वस्तुओं को क्यों नहीं रोक देती, क्यों नहीं कहती चीन के सामान हम यूज नहीं करेंगे, अमेरिका के सामान यूज नहीं करेंगे। भारत सरकार क्यों इस चीज़ को नहीं कह देती। भाई आप कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, तो हम क्यों नहीं कह देते विदेशी मत अपनाओ। जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इंटरव्यू में आपका काम आने वाला है ना। चलिए शुरू करते हैं। अगला, हाल ही में किस स्टील कंपनी ने भारतीय इस्पात संघ ISA इंडियन इस्पात एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ दी। तो भाई टाटा स्टील ने सदस्यता छोड़ दी, बता रहे क्यों। इसके साथ ही टीवी नरेंद्रन ने इस सात संघ के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के MD एंड CEO भी हैं। पहले कहानी सुन ले फिर बताते हैं। टाटा स्टील का गठन हुआ था 26 अगस्त 1907 को। अब आपको बताना 1907 को भारत में कौन सा एक ऐतिहासिक घटना हुई थी, जो आपको बताना होगा कि कौन सा ऐसा घटना थी जो 1907 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है टाटा स्टील का कोलकाता मीन्स पश्चिम बंगाल। संस्थापक थे इसके जमशेदजी टाटा। चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। अब कहानी सुनिए भाई। इस समय जितना भी उनका एम्प्लॉयज़ है टाटा स्टील का, उनको हर हालत में जॉब देना है और पैसे उपलब्ध कराना है। वर्किंग होने से शेयर मार्केट नीचे लगातार गिर रहा है और इस स्थिति पर बाजार पैसा दे पाना संभव नहीं। लेकिन इन व्यक्तियों ने, जो इनको कहा गया कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रोकेंगे, तो उन रोकने से मना कर दिया और अपने सभी कर्मचारियों को बराबर वेतन देने का वादा दिया। इसीलिए इन्होंने टाटा स्टील संघ, क्योंकि वहाँ रोक लगाई थी, इन्होंने रोका नहीं, इसलिए इन्होंने पास से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। चलिए चलिए अगला, 2019-20 की जनगणना में सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 96 हो गई। ये तो खुशखबरी की बात, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है जी। 2018-19 में यह संख्या 88 थी, जो बढ़कर 96 हो गई है। ये सवाल नहीं होगा कितनी हो गई, क्वेश्चन पूछेगा कि बढ़ रहे शेरों की संख्या, बाघों की संख्या भारत के लिए हितकर या अहितकर, आपको जवाब देना। तो बंगाल टाइगर भारत के पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं और इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है पैंथाइटिस टाइग्रिस होता है ना। इस पर यहाँ पर इन्होंने कोट कर रखा है कि भैया क्या नाम है। तो आपको कहाँ यहाँ पर बता देना है कि भाई इसका जो कोड है वो है पैंथाइटिस टाइग्रे। तो पश्चिम बंगाल के कोड करिए। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जनदीप धनखड़, है ना। अगला चलते हैं। किस वर्ष पूरी दुनिया को चेचक या स्मॉल पॉक्स से मुक्त घोषित किया गया है। आपने देखा होगा शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ आते हैं। उन्हीं छोटे छोटे दाने को हम लोग गांव की भाषा में क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे दाने शरीर में पड़ते हैं ना, उनको कहते हैं स्मॉल पॉक्स। छोटी माता बड़ी माता नाम से हम लोग तो घोषित 1980 को माना गया। इस वर्ष चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर WHO और यूनाइटेड नेशन की डाक एजेंसी ने एक स्मारक टिकट जारी किया है। अब बात करते हैं WHO के बारे में।
WHO का गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आपने उस दिन बताया था हमसे कि भाई क्यों ऐसा है वहाँ पर, तो अच्छी बात है कि आप वहाँ के बारे में जानते हैं। वहाँ इन्वायरमेंट और क्लाइमेटिकल रीजन होने के कारण वहाँ पर इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट होता है जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, जिससे सामान्यतः सब चीज़ें अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पर ऐसा माना जाता है। तो इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रास एधानोम एधानोम, और कहा आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं टेड्रास एधानो, ठीक है। इसकी पेरेंट कंपनी क्या है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो चलाती है इन प्रोसेसर्स को, है ना। सवाल है कि सर 1980 को अब क्यों 2020 में इतना किया जाता? अरे भाई, तब तक स्मॉल पॉक्स मुक्त घोषित हो ही नहीं पाया था। अब स्मॉल पॉक्स मुक्त घोषित हो क्योंकि अब इसके स्मॉल पॉक्स के टीके लगना शुरू हो गए, जिनका असर अब शुरू होगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत ने 5 यूपी देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? ये हर पेपर का सवाल होगा भैया। मिशन सागर शुरू किया है, और इस मिशन सागर को अच्छे समझ लीजिएगा। ये मिशन सागर क्या है ज़रा देखिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिए। 10 मई 2020 को मिशन सागर नाम से एक अपना जहाज़ है केसरी, नौसेना का केसरी जहाज़ है। उस जहाज़ के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 तरह से एक रणनीतिक चाल चली है। ध्यान से सुनिएगा। रणनीतिक चाल ये है, पहला तो अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको अगर हम मदद करते हैं इस बुरे वक्त पर, तो वो हमारे सहयोगी होंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप किसी के ऊपर उपकार करते हैं, मदद करते हैं मौके पर, तो वो चाहकर भी आपका कभी अपोज नहीं करेगा, नंबर 2। नंबर 3, सबसे बड़ा जो कारण है मानवता को लेकर कि लोगों की जान कैसे बचाई जाए, ये नंबर 3। और जो इन सबको घेरता है, जिसे कूटनीति कहते हैं, वो ये है, चीन लगातार, ज़रा देखिएगा ध्यान से, चीन लगातार भारत के इन क्षेत्रों पे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चीन लगातार भारत के, ज़रा देखिए इसको ध्यान से देखिए, चीन लगातार भारत के, ये पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया, ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल खाड़ी हो गई, और ये नीचे हिंद महासागर हो गया, वो लगातार इन वाले क्षेत्रों पर अपना दबदबा बना रहा है। खास ही यहाँ बगल में एक जगह है जिबूती, थोड़े अफ्रीकी देश में, वहाँ पर उसने सैन्य अड्डा बना लिया। अब वो पाकिस्तान का ग्वादर को अपना अड्डा बना रहा, इधर बांग्लादेश के क्षेत्रों में अपना अड्डा बना, तो धीरे धीरे भारत को क्या कर रहा है? चारों ओर से समेटने का प्रयास कर रहा है। और भारत का लगभग 100% जो तेल आयात और निर्यात है वो कहाँ से होता है? हिंद महासागर के क्षेत्रों से। और अगर यहाँ पर उसकी दखलंदाजी होगी तो इस पर प्रभावित होगा, और वो हम पे निगरानी करेगा, हमारा कुछ भी कार्य करने से वो क्या करेगा? हमको परेशान कर सकता है। इसलिए हमने उन देशों को ही अपने मिला लिया जो इस विरोध को क्या करेंगे? तुरंत मना कर देंगे, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो ये कहानी थी कूटनीतिक आधार पर। तो चीन जो है वो एक चाल चलता है, उन्होंने एक रचना रच रखी, जैसे कहते हैं नेस्टिंग आपल्स। नेस्टिंग आपल्स माने जितने भी बहरीन से लेकर यहाँ तक के क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लेना, ताकि भारत को निकलने का अवसर न मिले। जबकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बना रखे हैं, और वक्त पर हमने मदद करी है, तो ये हमारे ज़रूर मदद करेंगे। तो आपने समझ लिया कि मिशन सागर क्या है। यस, चलते हैं आगे। एक लाइन में कहा जाए तो अपने तटवर्ती देशों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है ना। कूटनीतिक नहीं पूछेगा, कूटनीति तो आपको जानना है। अगला, किस तिथि को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस मनाया गया? भैया 11 मई को मनाया गया। और क्यों मनाया गया? देखिए, इसी दिन पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए 11 मई 1998 पोखरण परीक्षण किया गया था। आपको अच्छे से पता है, अमेरिका ने बैन लगा दिया था भारत के ऊपर। बहुत रडार से बचकर हमने अमेरिका को बेवकूफ़ बनाकर, यूँ कहें कि उनको चकमा देकर हमने परीक्षण किया। और सैल्यूट टू APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने इस परीक्षण को 1974 में पहले ही एक करके दिखा दिया था, जिसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। 1998 में जब कलाम साहब इस मिसाइल मैन के रूप में काम कर रहे थे, इनको जिम्मेदारी की थी पोखरण के अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। इससे पहले इंदिरा गांधी ने 1974 में पहले इस परीक्षण को कर रखा था। इसलिए इन्होंने देखने वाली बात यह है कि किस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया को इन्होंने गुपचुप तरीके से पूरा किया और भारत को एक परमाणु संपन्न देश बना दिया। वैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरे भारत में कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, है ना। चलिए अगला, हाल में कौन सी सेवा प्रदाता कंपनी डाटा स्पीड और बेहतर नेटवर्किंग के लिए इस स्पर्धा में टॉप रहा? तो भैया इस स्पर्धा में टॉप रहा एयरटेल, और एयरटेल को टॉप होना भी चाहिए था। क्यों टॉप होना चाहिए था? अरे एयरटेल ने अच्छी प्रोवाइड करी सर्विस, तो स्वाभाविक है उसको आप अच्छा कहेंगे। तो इसे 7 में से 4 कैटेगरी में अवार्ड मिला। ये सवाल का कभी सवाल नहीं बनेगा।
इससे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता क्या है कि एयरटेल का गठन कब हुआ? 7 जुलाई 1995 को। कई तो अभी जन्मे भी नहीं होंगे जो पढ़ रहे होंगे, और कई होंगे तो वो छोटे छोटे रहे होंगे जब इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। संस्थापक कौन है? सुनील भारती मित्तल। और सीईओ हैं गोपाल मित्तल। राइट, गोपाल मित्तल होना चाहिए, गलत इंटरप्रिटेट हो गया। अगला, हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी का अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल बढ़ाकर 2021 किया गया। देखिए 2020 में इनका कार्यकाल खत्म होना था। जिनके भी कार्यकाल एक्सटेंड किया जा रहा है, आप अच्छे जाना है, इस समय कुछ भी करना संभव नहीं है, तो इनके सबके कार्यकाल क्या किया जाएंगे? एक्सटेंड किए जाएंगे। तो इनका एक्सटेंड करके कितना किया गया? 2021, तो कोविड-19 को लेकर। तो भाई इसको फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी का गठन हुआ 7 जनवरी 1924 को। देख लीजिएगा, 7 जनवरी 1924 को गठन हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है लुजान स्विट्जरलैंड में। और सीईओ हैं थियरी वेल। और सदस्य देशों की संख्या 137। तो ये था बेसिक FIS के बारे में। अगला, इस शब्द को ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए। इस शब्द को हर परीक्षा में पूछा जाएगा, इसका संबंध किससे? तो ध्यान रखिएगा, रेमडेसिविर एक दवा है जिसका उपयोग कोविड-19 के प्रभावित, जो कोरोना प्रभावित लोग हैं उनको दिया जाता है। लेकिन ये बहुत विषम परिस्थितियों में दिया जाता है। ऐसा ना हो कि कल मेडिकल स्टोर पर जा खड़े हो जाओ, भैया रेमडेसिविर दे दो, पहले से ही खा लो, होगा ही नहीं। जी नहीं, ये आपके लिए नहीं है जब तक आपको प्रोवाइड या डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर लिखेगा भी तो यहाँ उपलब्ध होना संभव नहीं। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश कोरोना इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी? तो भैया जापान ने दी है। यह दवा विशेष परिस्थितियों में कोरोना पीड़ितों को दी जाती। ध्यान रहे, ये प्रॉपर दवा नहीं है जिसे आप खुद लेकर खा सके। तो बात करते हैं किसकी? जापान की। जापान, राजधानी टोक्यो, मुद्रा एन, प्रधानमंत्री शिंजो एबे। जरा इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। जापान को देखेंगे तो 3 द्वीपों में बसा हुआ देश है। सबसे पहले होकाइडो, फिर है होन्शु, फिर रिकिशु। तो ये 3 देशों में बसा हुआ देश है कौन? जापान। कमेंट बॉक्स में बताना है कि जापान की राजधानी किस द्वीप पर अवस्थित है? होकाइडो, होन्शु या रिशिक्यू में। अगला एंड लास्ट आज का, हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो भैया सिद्धार्थ वरदराजन को इसका स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये द वायर पत्रकार हैं, आपको पता भी है द वायर एक बेहतर पत्रकारिता क्षेत्र है या चैनल है या मीडिया हाउस है, जिसके पत्रकार हैं। 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस को यह घोषणा की गई थी। यह सम्मान उसे दिया जाता है जो मानवाधिकार तथा बोलने की आज़ादी के प्रति प्रतिबद्धता हेतु दिया जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए बात रखते हैं जिनके मानवाधिकारों का हनन होता हो। तो ये थी कहानी आज के सेशन की। अब महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिएगा। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आप नहीं पाएंगे, जहाँ पर 10 बिंदुओं के बाद आपको छोटी छोटी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाती, जिनका आप परीक्षा में आप विश्वास रखिए सारी की लाइन आपके पेपर में रखी होंगी। चलिए, पहला, आप भारत और बहुराज्यों के सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगे। ये क्या है? सरफेसी अधिनियम के प्रावधान। इसका मतलब होता है जो अभी तक नियम लागू थे केंद्रीय बैंकों पर, अब वह छोटे छोटे राज्यों पर भी लागू होंगे, यानी कि उनको CRR एंड SLR इनको कंज्यूम करके लोगों के लिए रखना होगा। क्यों? आप जान गए, आपदा की स्थिति में। अगला, प्रतिष्ठित इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से हरिशंकर वासुदेवन का संबंध किससे है? तो आपको जवाब देना होगा हरिशंकर पासवान का संबंध, 1 मिनट। यस, प्रतिष्ठित इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? अभी हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको जवाब देना होगा वो एक प्रतिष्ठित इतिहासकार है ना। तो अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2020 की जारी की है। उसमें ये देखना है कि हमारे भारत में ऊर्जा का स्तर क्या रहा। प्रख्यात इतिहासकार एवं लेखक रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन। आज 2 इतिहासकार खत्म हुए, एक शंकर वासुदेवन और दूसरे रोनाल्ड विवियन स्मिथ। तो आपको दोनों को तैयार करना और पूछेगा, इनका क्षेत्र पूछेगा। हाल ही में अमेरिका ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है। दूसरा, जिनेत बडोवा लिमा को गिला मोरकानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया। ये देखिए, ये पेपर में बैंकिंग में बहुत पूछा जाता है। जिनेत बडोया लिमा को गिला मार्को कानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवार्ड किसको दिया गया। अगला है, पॉइंटर इंस्टीट्यूट को फेक न्यूज़ की जांच हेतु व्हाट्सएप पर चैट बॉट लॉन्च किया।
अगला है केरल सरकार ने इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है। अब जरा पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने, ये ध्यान रखिएगा ये क्या है, तो पॉइंटर इंस्टीट्यूट जो हम लोग चैट करते हैं उनकी जांच करने के लिए इस फेक न्यूज़ की जांच के लिए इसको नियुक्त किया गया। तो ये था आज का सेशन। अगला आज देश लेते हैं हम लोग भूटान, हमारा पड़ोसी है ना, जरा मैप में देख लीजिएगा भाई, ये है भूटान, छोटा सा देश है ना। इसके ठीक बगल में जरा मैं आपको दिखा दूं, इसके बगल में ये वाला भाग जो है ये है नेपाल है ना। तो ये है हमारा भूटान भाई। तो राजधानी क्या है, थिम्पू। मुद्रा क्या है, न्यूट्रिगल या भारतीय रुपए। राजा जिग्मे खेसर नाग्याल वांगचुक। प्रधानमंत्री हैं लोते तेसरिंग। महाद्वीप एशिया। राष्ट्रभाषा जोंखा। अगला है जनसंख्या में स्थान 117वां, यानी बहुत छोटा सा देश है। जीडीपी स्थान 160वां, यानी कि ग्रोथ रेट भी बहुत पूछा। क्षेत्रफल में स्थान 131वां। ये था इनका पूरा बायोडाटा। अगला है ज़रा कुछ आज नया पढ़ लेते हैं। खिलाड़ियों के उपनाम ज़रा देखिए। हिमा दास का उपनाम क्या है, ढींग एक्सप्रेस। पीटी उषा का पयोली एक्सप्रेस। झूलन गोस्वामी का नादिया एक्सप्रेस। आपसे मिलवाएगा, एक तरफ नाम दिएगा, एक तरफ उनका नाम आपको मैच करना होगा। शोएब अख्तर का रावलपिंडी एक्सप्रेस। एम एस धोनी को कैप्टन कूल। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख। हरभजन सिंह टर्मिनेटर। राहुल द्रविड़ दीवाल, जहाँ खड़े हो गए आउट करके तो दिखाओ। मैरी कॉम सुपरमॉम। माइकल फेलप्स फ्लाइंग फिश। कपिल देव हरियाणा हरिकेन। बीरेन्द्र सहवाग मुल्तान का सुल्तान। सौरव गांगुली बंगाल का टाइगर। क्या उपनाम है, गुड। ये रहे ना रहे, ये नाम रहेंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग याद करें। मैंने आपसे कहा था ना, या तो कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपके बारे में लिखें, या कुछ ऐसा लिख जाओ कि लोग आपके बारे में कहें। किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलकर तोमान करने का निर्णय लिया है, मैंने इसकी कहानी सुनाई थी, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। 10,000 वैल्यू करी। किसने किया, आपको जवाब देना। इराक, ईरान, लेबनान और मोरक्को, इनमें से कौन है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। लापरवाही मत किया करें। कमेंट बॉक्स में जाने का मतलब है आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। जो भी आपको आता है उसको लिखिए ज़रूर भाई। जो भी लिखेंगे बार बार, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें बताया करिए कि सर इसके बारे में और कुछ है, कमेंट बॉक्स में और ऐड कर लीजिए, तो आने वाले सब लोगों के लिए फ़ायदा होगा। फिलहाल आज इतना ही। नए सेशन में कल फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ। रेगुलर क्लासेज ना हो पाने का बेसिक कारण है, इस समय इलेक्ट्रॉनिक रूप से थोड़ा सा टेक्नोलॉजी गड़बड़ कर रही है हमारी, जिस वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। फिर भी हम बहुत जल्द प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ का जैसे ही नेटवर्क सही होगा हम जल्दी जल्दी आपको हिस्ट्री की क्लास में मिलेंगे नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक्स के साथ। जय हिंद।